Hello student, today I discuss new unit electromagnetic induction EMI। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट और EMF बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके EMF करंट को इंड्यूस करना, प्रोड्यूस करना, जनरेट करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। ये हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो पास होने लग रही हैं परपेंडिकुलरली, नॉर्मली इसके अंदर से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो इसके अंदर से पास होने लग रही है, वो होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला हम लेके चलते हैं बी डॉट ए। अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या आएगा? बी ए कॉस थीटा। ठीक है, क्या आएगा? बी ए कॉस थीटा। ये हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस होगी। ठीक है, आई बात समझ में? ये हमने ले लिया इसी के अंदर फील्ड के डायरेक्शन। ये फील्ड हो गया आपका, ये होगा फील्ड। ठीक है, ये इसका एरिया वेक्टर ऐसे, ये होगा आउटवर्ड नॉर्मल, ये इसका एरिया वेक्टर एन कैप से रिप्रेजेंट करके एरिया वेक्टर है विच इज आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। कितना एंगल बना रही है? फील्ड के साथ एंगल थीटा। ठीक है, तो यहां से हम फ्लक्स निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? इस क्लोज सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक कर लेंगे। तो एक एलिमेंट्स का हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया, उसके अक्रॉस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, और फिर टोटल के लिए सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या आएगा? जैसे हमने मान लिया यहां पर सपोज कर लिया B1 B2, ठीक है, B3, ऐसे जितने भी हैं सभी एलिमेंट हो गए, ऐसे उनका एरिया हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डेल्टा A1 डेल्टा A2। ठीक है, ये उनका एरिया हो गया। तो जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स वो किसके इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट का B डेल्टा डॉट A1, ठीक है, प्लस में B डॉट डेल्टा A2। समझ गए? ऐसे जितने भी हैं सभी का सम कर देंगे टोटल, और फिर आपको पता है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? समेशन के अंदर, नेट के लिए, टोटल के लिए B डॉट डेल्टा A हमारे पास टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, और अगर एरिया की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है तो वो आपका फ्लक्स यहां पर समेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रेशन के अंदर। तो B डॉट D B। ठीक है, ये होगा आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला। टोटल नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन B डॉट D। क्लियर हुआ? अगर जनरली हम बात करें तो n, अगर आपके पास कोई भी n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उतना ही आपका फ्लक्स हो जाएगा, NBA cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स की SI यूनिट जो हम लेके चलते हैं, SI यूनिट वो होगी आपके पास वेबर। ठीक है, और जो सीजीएस यूनिट होगी वो होगी हमारे पास मैक्सवेल। 1 वेबर जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 8 मैक्सवेल। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो? तो ये था हमारे पास, इसी के अंदर हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। एक्चुअली में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उन पे आपको कंसंट्रेशन रखना है। अब जैसे ये हमारे पास क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कितनी फील्ड लाइंस है जो पास होने लग रही है। ऐसे दूसरी कोई क्लोज सरफेस ले ली, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो इसके अंदर से पास होने लग रही है। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वहां पर उतना ही फील्ड एक स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो ही आपके पास फ्लक्स को शो करती हैं। यहां पर फ्लक्स की वैल्यू देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। ठीक है, इसमें 8 फील्ड लाइंस है जो पास होने लग रही है इसके अंदर से। ठीक है, और इसके अंदर से 3 फील्ड लाइंस है जो पास होने लग रही है। तो यहां पर फील्ड आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, यहां जो फ्लक्स की वैल्यू है वो ज्यादा है, यहां फ्लक्स की वैल्यू कम है। तो फ्लक्स एक्चुअली में क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज
नॉर्मली जो आपके पास क्लोज सरफेस है उसके अंदर से कितनी फील्ड लाइंस हैं जो पास होने लग रही हैं, वो होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर हुआ। अब इसी के अंदर बात करते हैं, इसी के अंदर फैराडे और हेनरी एक्सपेरिमेंट की, जिन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था, ईएमआई के ऊपर डिस्कस किया था कि कैसे करंट इंड्यूस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी। फैराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो यहां पर डिस्कस हुआ था उसके बारे में फिर फैराडे ने अपनी लॉ दी थी। तो सबसे पहले इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने यहां पर एक सर्कुलर कॉइल ली और उसको अटैच किया गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, और यहां पर एक नीडल है, नीडल का ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल, ये मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, अब अगर जैसे ही नीडल को इस कॉइल की तरफ फास्टली मूवमेंट किया, ऐसे कॉइल थी हमारे पास और इसके नीडल की तरफ एकदम से ऐसे फास्टली मूवमेंट किया, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, यहां से इन्होंने रिजल्ट निकाला कि ये जैसे गैल्वेनोमीटर इसको नजदीक लेके आए कॉइल के ऐसे फास्टली, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शो करता है कुछ क्षण के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही नीडल को इसके नजदीक लेके आ गए, उसके बाद कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। फिर जैसे ही नीडल को दूर लेके जाते हैं तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में फिर डिफ्लेक्शन होती है, वो भी थोड़ी क्षण के लिए, बस बहुत कम टाइम के लिए। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि यहां से जैसे नीडल इसके नजदीक लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो चेंज होने लग रहा है इसी के अंदर, कि जिसकी वजह से आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाने लग रहा है। भाई आपने नीडल को इसके नजदीक लेके आए तो कोई तो ऐसी चीज है जो चेंज होने लग रही है जिसकी वजह से आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब करंट आपका जनरेट होने लग रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या लिया कि नीडल की वजह से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो हो सकता है इसका फ्लक्स चेंज हो रहा हो। ठीक है, फिर इन्होंने नीडल को रिप्लेस किया, नीडल को रिप्लेस करके यहां पर करंट कैरिंग कॉइल ले ली, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है करंट कैरिंग कॉइल जो होती है उसके अक्रॉस भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग कॉइल ले ली, जैसे इस पी को क्लोज किया, सर्किट के अंदर से इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जैसे नीडल को मूव करने लग रहे थे ऐसे ही इन्होंने करंट कैरिंग कॉइल को आगे पीछे मूव करना शुरू किया। सेम प्रोसेस हुआ इसी के अंदर, फिर दोबारा से गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। जैसे ही कॉइल इसके नजदीक लेके आए, फास्टली इसके क्लोज लेके आए, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन फिर शो की, और जैसे दूर लेके जाते हैं तो भी डिफ्लेक्शन शो होती है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने रिजल्ट क्या ऑब्जर्व किया कि भैया यहां पर कुछ तो कुछ ऐसा है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने लग रहा है, वो इसका मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जैसे हम इसको इसके क्लोज रख देते हैं ना, रखने के बाद में यहां पर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। ये डिफ्लेक्शन कब शो करता है, जब ये सिर्फ मोशन करता है, फास्टली इसके क्लोज आता है या इससे दूर जाता है तभी डिफ्लेक्शन शो करता है, इसके अलावा नहीं करता डिफ्लेक्शन। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुआ। और लास्ट में इन्होंने फाइनलाइज किया कि नीड ये जो कॉइल की करंट कैरिंग कॉइल की, इसको इसके कॉइल के नजदीक प्लेस कर दिया, और फिर जैसे की को ऑन ऑफ किया तब भी इन्होंने देखा कि आपके पास जैसे ही ऑन करते हैं और जैसे ही ऑफ करते हैं की को, तब भी आपके पास गैल्वेनोमीटर कुछ मोमेंटरी क्षण के लिए डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। ठीक है, तब फैराडे ने अपनी लॉ गिवन की दोनों। ठीक है, सबसे पहली लॉ बताई कि जैसे ही एक नीडल या करंट कैरिंग कॉइल जब हम इसके नजदीक लेके आते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इसके अंदर से पास होती हैं तो इसका फ्लक्स चेंज होता है, और उसी फ्लक्स चेंज होने की वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ दे दी, फर्स्ट लॉ दे दी इसी के बेस पे फैराडे ने।
कि whenever amount of magnetic flux link with the coil change EMF induce, कि जब फ्लक्स चेंज होगा EMF इंड्यूस होगा। आप नीडल को इसके नजदीक लेके आ रहे थे, फिर वही फ्लक्स चेंज होने लग रहा था, कॉइल को लेके आए इसके नजदीक और दूर लेके जाते हैं तो फ्लक्स चेंज होता है। क्योंकि आपको पता है जब नजदीक आ रही है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसके अंदर से पास होती हैं, तो वो इंक्रीज होती हैं, और जब दूर लेके जाते हैं कॉइल या नीडल को तो उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होती हैं। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। की को क्लोज करते हैं तो करंट एकदम से बढ़ता है सर्किट के अंदर से, फिर फील्ड लाइंस आपके पास चेंज होती है। तो फाइनली रिजल्ट हो गया, फर्स्ट लॉ दे दी गई कि व्हेनेवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज ईएमएफ इंड्यूस। अब किसी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया, सर इतना मोमेंटरी करंट किस काम में आएगा फैराडे से, कि एक तो नाम मात्र का करंट है, गैल्वेनोमीटर कुछ क्षण के लिए डिफ्लेक्शन शो करता है, इतना स्मॉल करंट का हम करेंगे क्या। तो फैराडे का आंसर था व्हाट इज द यूज ऑफ ए न्यू बोर्न बेबी। समझे, अरे जब एक स्मॉल करंट प्रोड्यूस करने लग रहे हैं तो लार्ज भी तो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने फाइनलाइज कर दिया। उसके बाद सेकंड लॉ दी कि जो फ्लक्स चेंज होगा, जो आपके पास फ्लक्स चेंज होगा उसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन फ्लक्स के φ2 - φ1 इन ए टाइम t। मान लिया φ1 हमारा इनिशियल फ्लक्स था, φ2 आफ्टर टाइम t था फ्लक्स, तो φ2 - φ1 हो गया चेंज इन फ्लक्स, या हम कह सकते हैं E = d∅/dt। प्रोपोर्शनलिटी की जगह कोई कांस्टेंट ले लिया, d∅/dt चेंज को शो करने लग रहा है। इस k की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी इन ऑल सिस्टम के अंदर, जितने भी सिस्टम है सभी के अंदर इसकी वैल्यू आपके पास 1 होगी। तो E = हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया -d∅/dt। ये नेगेटिव साइन शो करता है अपोज को, किसको शो करने लग रहा है, अपोज को। ठीक है, क्योंकि जैसे इसी के अंदर आपके पास फ्लक्स चेंज होता है ना, ठीक है, वो इंक्रीज होता है, चेंज हो रहा है, तो ही उसी केस में ईएमएफ आपका इंड्यूस होता है। वो आगे हम लेंजेस लॉ के अंदर पढ़ेंगे इसी के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो ये था हमारे पास सेकंड लॉ आपके पास कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। उसके बाद नेक्स्ट लेंजेस लॉ के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है।